Hello everyone. In the last class we were discussing about solution and its properties. Today we will discuss about alloys. Alloys as we have discussed about solution is a type of solution. Alloys होता क्या है बेटा? Alloys हमारे पास अगेन एक सॉल्यूशन का ही टाइप है जिसमें हम लोग दो मेटल्स को मिक्स करते हैं या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल को मिक्स करते हैं. alloys होते क्या है बेटा? alloys होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. कौन से मिक्सचर होते हैं? होमोजीनियस. क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो ये हमारे पास क्या रहेगा? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स. हमारे पास दो मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर टू मेटल्स और a metal and नॉन मेटल. तो अगर हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो मेटल्स का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं एलॉय. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्टील की, हम घरों में जो स्टील के बर्तन यूज करते हैं प्यारे बच्चों, वो एक सॉलिड है और वो एक क्या है? अलॉय है. वो एक्चुअल में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर है तो वो क्या भी है? वो सॉल्यूशन भी है भाई. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बताया था, एक सॉल्यूशन हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. ठीक है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर दो मेटल का या फिर दो से अधिक मेटल का, हमारे पास दो मेटल दो से अधिक मेटल हो या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल हो, तो उसे बोलते हैं अलॉय. जैसे अगर मैं बात करूं स्टील की प्यारे बच्चों, स्टील हमारे पास क्या है? स्टील हमारे पास एलॉय है. किसका? कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है और आयरन जो कि एक मेटल है. आयरन और कार्बन को मिला के हमारे पास क्या बनता है? एलॉय बनता है. ऐसे ही हमारे पास एक और एलॉय होता है भाई जिसको हम बोलते हैं ब्रास. ब्रास किसका एलॉय होता है भाई? कॉपर प्लस जिंक का. बनता कैसे? अब आप ये सोच रहे होगे सर दोनों मेटल होते हैं, दोनों सॉलिड होते हैं. हम क्या करते हैं? इनको मेल्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, फिर हमारे पास जो बनता है वो क्या बनता है बेटा? एलॉय बनता है. तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल्स. तो ये हमारे पास बात हुई एलॉयज की. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों वो है सोल्यूबिलिटी. अब सोल्यूबिलिटी क्या होता है? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सोल्यूबिलिटी हमारे पास एबिलिटी है किसी भी सोल्यूट की टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट. सोल्यूबिलिटी क्या है अभी? किसी भी सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की कितनी एबिलिटी है वो क्या कहलाती है बच्चों? सोल्यूबिलिटी कहलाती है. अब देखो अगर मैं बात करूं सोल्यूबिलिटी की तो बहुत ही सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स कर रहा हूं, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं उसके अंदर अगर उसको मैं पानी के अंदर मिक्स करता हूं तो वो मिक्स हो जाता है अभी. इसका मतलब सोल्यूट जो है वो है हमारे पास NaCl, क्योंकि कम अमाउंट में हम लेते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट. तो सोल्यूबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, कि किसी भी सोल्यूट की क्या एबिलिटी है टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट. सोल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट. एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की जो एबिलिटी है किसी सॉल्यूट की उसे बोलते हैं हम सोल्यूबिलिटी. हाँ बेटा, एक टाइम ऐसा आता है अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर मिक्स करता रहता हूं और मिक्स करता जाता हूं तो मेरे पास और सोडियम क्लोराइड मतलब और सोल्यूट सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. कौन सा सॉल्यूशन होता है अभी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. क्या है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved. No more solute can be dissolved. जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता वो हमारे पास होता है सैचुरेटेड. अगर और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है प्यारे बच्चों? वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जिसके अंदर और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है
तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी है किसी भी सोल्यूट की टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी की, बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी जिसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। अभी टॉपिक आता है हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो आपको क्या लगता है सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टर की, जो सबसे पहला फैक्टर है वो बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर है आपके पास, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा फैक्टर है अभी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या फिर घटती है। मतलब क्या कि मैंने सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी मिलाया, ठीक है, और मैंने बहुत सारा सोडियम क्लोराइड डाल दिया पानी में, तो मेरे पास जो सोल्यूट है वो डिसोल्व नहीं हो रहा भाई। तो वो सोल्यूट अगर डिसोल्व नहीं हो रहा तो मैं उसे गर्म कर दूं, तो गर्म करने से वो ज्यादा डिसोल्व होगा कम डिसोल्व होगा, ज्यादा डिसोल्व होगा, नेचुरल से चीज है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या होती है अभी, बढ़ जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ये हम बात करेंगे, मैं सॉलिड क्यों लिख रहा हूं, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, ठीक है अभी। सॉलिड की सोल्युबिलिटी किस में, इन लिक्विड, वो क्या हो जाती है अभी, वो बढ़ जाती है। अब अगर मैं बात करूं गैसेस की सोल्युबिलिटी की, अब आप सोच रहे हो गैसेस सोल्युबल, हाँ भाई, हम जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, उससे सांस लेते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास गैसेस की सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो अगर मैं बात करूं गैसेस की सोल्युबिलिटी, गैसेस सोल्युबिलिटी इन लिक्विड, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा भाई टेम्परेचर बढ़ाने से। अब आप सोचो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर मैंने ज्यादा करा, तो गैसेस निकल जाएंगे पानी में से या फिर उसके अंदर ही रहेंगी। थिंक अबाउट इट, पानी खुद वेपराइज हो जाता है, उसके साथ गैसेस को अपने साथ ही ले जाता है। तो सोल्युबिलिटी जो गैसेस की है लिक्विड में ना बेटा, वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, लेकिन सॉलिड की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो गैसेस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना, वैसे वैसे जो सोल्युबिलिटी है किसकी, गैसेस की, वो क्या होती जाती है अभी, वो कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि गैसेस आसानी से एस्केप आउट कर जाते हैं अभी। तो सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो these are the this is one of the factor which will affect the solubility. Second factor is pressure. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है अभी, व्हाट डू यू थिंक, प्रेशर का क्या इफेक्ट होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरे पास क्या होता है, सोल्युबिलिटी गैसेस की या फिर सॉलिड्स की। सॉलिड्स के ऊपर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो गैसेस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में क्या हो जाएगी, क्योंकि गैसेस पास पास आ जाएंगे लिक्विड के, तो हमारे पास जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी भी, बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, ठीक है, द सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी भाई, सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक बार आप लोग ये भी देख लो कि हम
इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इसका कहाँ यूज करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा भी, हम जो कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स लेते हैं उन कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स को अगर हम सेक करके ओपन कर देते हैं तो एकदम से ही जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर आ जाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है। कौन सी गैस फिल की जाती है कोल्ड ड्रिंक्स में? CO2 गैस को फिल किया जाता है। किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। हाई प्रेशर पे फिल करने से क्या होता है? हाई प्रेशर पे फिल करने से हमारे पास जो CO2 गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होती है भी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ती जाती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब बेटे कंसंट्रेशन होती क्या है? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारे पास कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। मतलब सोल्यूट का कितने ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कि अगर हम ये बता दें कि सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है तो वो क्या कहलाएगा भाई? वो हमारे पास कहलाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन कौन से होते हैं अभी? डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं? डाइल्यूट वो होता है जिसके अंदर सोलवेंट ज्यादा हो। अगर सोलवेंट ज्यादा अमाउंट में हो तो वो क्या होता है? डाइल्यूट। मतलब क्या है? सोल्यूट किस अमाउंट में रहेगा? सोल्यूट हमारे पास लेस अमाउंट में रहेगा। कंसंट्रेटेड में क्या होता है? सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में होता है, सोल्यूट मोर है और सोलवेंट क्या है बेटा? लेस है। तो ये हमारे पास क्या बात हुई? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई भी, जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क है, हमने मिल्क के अंदर हमने पानी मिला दिया तो हमने उसको बहुत ही पतला कर दिया, तो भाई इसका मतलब क्या है? डाइल्यूट बन गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया, डाइल्यूशन ऑफ मिल्क जिसे कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं भी, एक तो है मास परसेंट और एक है वॉल्यूम परसेंट। तो हमारे पास मास परसेंटेज एक तरीका है, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? वॉल्यूम परसेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास परसेंट की। मास परसेंटेज में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं अभी? मास परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं कितना ग्राम सोल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मास परसेंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं मास परसेंट। मास परसेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? जैसे मान लिया मैंने दो चीजें मिक्स करी, A प्लस बी। ए हमारे पास है सोल्यूट, ठीक है, और बी हमारे पास है सोलवेंट। तो इसका मुझे मास परसेंटेज कैलकुलेट करना, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मास परसेंटेज किसके इक्वल रहेगा भाई? मास परसेंटेज हमारा रहेगा मास ऑफ ए। अगर मुझे किसका मास परसेंट निकालना है? ए का। मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या रहेगा भाई? ए का मास और बी का मास इनटू 100। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मास परसेंट आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने 20 ग्राम NaCl को 100 ग्राम पानी में मिलाया और आपसे पूछता हूं कि इसका मास परसेंटेज निकालो, तो मास परसेंटेज क्या रहेगा? अब कई बच्चे कह देंगे सर 20%। नहीं बेटा, 20% नहीं, हमें टोटल मास लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास परसेंट NaCl का क्या रहेगा? मास परसेंट ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट? 20 ग्राम NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 120 गुना में 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? इसके सोल्व करने से हमारे पास मास परसेंट आ जाएगा। दूसरा तरीका जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो हमारे पास क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है भाई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों? इस केस में हमारे पास जो सोलवेंट है उसका हम मास नहीं निकालते, उस केस में हमारे पास क्या रहता है?
सॉल्वेंट का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जैसे लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारे पास मास ऑफ ए, हमारे पास जो कंपोनेंट ए और बी मैंने लास्ट टाइम कंसीडर करा था सेम, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास जो वॉल्यूम सॉल्वेंट के है उसके इक्वल ही रहेगा ऑलमोस्ट इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने 2 ग्राम NaCl को 100 ml सॉल्यूशन बनाया, 100 ml में सॉल्यूशन बना दिया भाई मैंने 2 ग्राम NaCl का 100 ml पानी में, तो इसका मास परसेंट क्या रहेगा, इसका मास परसेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा 2/100, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 + 2 102 ही रहेगा। 2/100 × 100, तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ जाएगा, 2%। सो दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। फर्दर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट।